नमस्कार, मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है। इस साल की 2017 की जो भारतीय वन सेवा परीक्षा या जिसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन कहा जाता है, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था, पहला स्थान था। और भारतीय सिविल सेवा या इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरा रैंक 98 था। आज मैं आप सबसे बात करने आया हूँ एग्ज़ामिनेशंस के बारे में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ामिनेशन और सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के बारे में, कि उसकी तैयारी किस तरह से की जाए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज कैसी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, किस तरह की टेस्ट सीरीज़ मैंने फॉलो की थी, किस तरह की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की थी और मेरी जर्नी ओवरऑल कैसी रही है और आप लोग के लिए उसमें क्या कुछ आप लोग उसमें देख सकते हैं या अपनी जर्नी से कैसे रिलेट कर सकते हैं या क्या सीख सकते हैं उससे। तो मैं शुरुआत करूंगा फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन से। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विस है। बाकी जो 2 ऑल इंडिया सर्विस हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS और इंडियन पुलिस सर्विस या IPS हैं। तो ये जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनमें से जो IFS का एग्ज़ाम है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम है, वो UPSC कंडक्ट कराता है और ये इस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स जो है वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के साथ कॉमन रहता है। इसका मेंस एकदम अलग रहता है, इसके 6 पेपर रहते हैं मेंस के और इंटरव्यू भी इसका अलग रहता है। इसकी जो मेरिट प्रिपेयर होती है इस एग्ज़ाम की वो बिल्कुल अलग होती है सिविल सर्विसेज से। सिर्फ प्रीलिम्स जो है वो आपका कॉमन रहता है शुरुआत के स्टेज पे। इसके बाद से ये पूरा एग्ज़ाम अलग है। मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ इस सर्विस के बारे में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक सर्विस है जो हमारे देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली फॉरेस्ट, उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। और इस सर्विस का जो मैंडेट रहता है वो एसेंशियली वेरियस एक्ट्स जो फॉरेस्ट से रिलेटेड और जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं उनको इन्फोर्स कराना रहता है। तो जिस तरह से आपको एक आइडिया दे दूं, जिस तरह से जो करियर प्रोग्रेशन है वो शुरू होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से, जबकि आप जो आपकी पहली पोस्टिंग होती है ट्रेनिंग के बाद, और उसके बाद DCF से शुरू करके आप बेस्ड ऑन आपका जो करियर है, आपका जो चॉइस है, आप प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तक जा सकते हैं। ये आपका बेसिक जो मैंडेट रहता है वो देश के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली फॉरेस्ट, उनका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और मैनेजमेंट रहता है। काफ़ी सारा पोर्शन इस सर्विस का जो काफ़ी सारा मैंडेट है वो जो हमारे देश के काफ़ी सारी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं और जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं, उनके बेनिफिट के लिए भी ये सर्विस काफ़ी काम करती है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ, मैं इस बारे में शुरू करता हूँ अपनी फॉरेस्ट सर्विस जो एग्ज़ामिनेशन है उसका पैटर्न क्या है, ये एग्ज़ामिनेशन किस तरह का है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन है, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है इस सर्विस का, वो कॉमन है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन से। और रिसेंटली जैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर आप ये एग्ज़ाम फॉलो करते हैं, पैटर्न वगैरह आप अगर देख रहे हैं, तो काफ़ी इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये एसेंशियली फॉरेस्ट सर्विस से काफ़ी रिलेटेड हैं। और प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का जो कट ऑफ जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ामिनेशन का, वो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन से लगभग 10 से 15 मार्क्स ऊपर जाता है। तो अगर आपको फॉरेस्ट सर्विस के लिए क्लियर करना है, के लिए क्वालिफाई करना है, तो आपको एटलीस्ट अपने प्रीलिम्स में 10 से 15 मार्क्स ऊपर लाने पड़ेंगे सिविल सर्विसेज के कट ऑफ से। जैसे इस बार जहाँ तक मुझे याद है 2017 में कट ऑफ जनरल का अराउंड 122 या 123 था, जबकि जो यूजुअल कट ऑफ था वो अराउंड 104 था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो है इस एग्ज़ाम का थोड़ा ज़्यादा जाता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन से। एग्जैक्ट जो आपका कट ऑफ में डिफरेंस है वो ये है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2017 का कट ऑफ था 105.34 प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के लिए, और IFS के लिए ये कट ऑफ था 121.34। तो आप देख सकते हैं 16 मार्क्स का डिफरेंस है। तो आपको प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा करना होगा IFS का कट ऑफ क्लियर करने के लिए। हम प्रीलिम्स के बारे में भी डिटेल्ड चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बार एग्ज़ाम का पैटर्न बता देता हूँ। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन होता है लगभग आपका जून महीने में IFS का, और उसके बाद आपका जो मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है
वो होता है दिसंबर में। इस साल जैसे 2018 में ये एग्ज़ाम दिसंबर में है। और मेंस एग्जामिनेशन में 6 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं। इन 6 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में एक पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, या जिसको सामान्य अध्ययन कहते हैं, जनरल नॉलेज का, जो 300 मार्क्स का होता है। एक पेपर होता है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, जो 300 मार्क्स का होता है। 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, 2 ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं, तो मतलब 4 आपके ऑप्शनल पेपर्स हो गए, 2 एक ऑप्शनल के और 2 दूसरे ऑप्शनल के। ये जितने भी आपके ऑप्शनल रहते हैं ये टेक्निकल ऑप्शनल्स रहते हैं। और ये सर्विस जो है एसेंशियली एक टेक्निकल सर्विस है। इसमें एक चीज़ और है, जो आपका इंग्लिश का पेपर है आईएफएस एग्ज़ाम में, वो क्वालिफाइंग नहीं होता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है, जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है, वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जबकि आपका आईएफएस में इस पेपर के मार्क्स ओवरऑल कट ऑफ में काउंट किए जाते हैं। तो आपके 300 इंटू 2 हो गया आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश का पेपर जो हो गया। इसके अलावा आपके 2 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 200 मार्क्स ईच, तो ये 400 हो गया, और 2 पेपर हो गए एक और ऑप्शनल के, जो हो गया 400, 200 इंटू 2 दैट इज़ 400। तो आपका ये ओवरऑल एग्जाम, मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, जो होता है फरवरी मार्च महीने में लगभग। जो ओवरऑल वैकेंसी थी 2017 में इस एग्जामिनेशन के थ्रू फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो थी 110 आपकी ओवरऑल वैकेंसीज़ थी। और उन वैकेंसीज़ के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू में लगभग 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, मतलब लगभग अराउंड 300 लोगों को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। और उसके पहले आपका मेंस की शॉर्टलिस्ट होती है, और उसके पहले आपका प्रीलिम्स का शॉर्टलिस्ट होता है। तो ये आपका ओवरऑल एग्ज़ाम का पैटर्न है। सारे मेंस के जितने भी आपके एग्जामिनेशंस होते हैं 3 घंटे के सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, जो आपको लिखने होते हैं। आईएफएस का एग्ज़ाम जनरली दिल्ली में ही होता है, यूपीएससी भवन में, जो मेंस होता है इसका। प्रीलिम्स इसका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के साथ ही होता है, सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है उसके साथ ही कंडक्ट किया जाता है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस बारे में कि आईएफएस एग्ज़ाम और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बीच में पैटर्न के अलावा और सब्जेक्ट्स के अलावा क्या बेसिक अंतर है। जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है आईएफएस एग्ज़ाम का, वो जनरल स्टडीज़ के जो 3 पेपर होते हैं, और जो एथिक्स और ऐसे पेपर होता है सिविल सर्विसेज का, उससे थोड़ा अलग है। सिलेबस लगभग सेम है, कुछ चीज़ें हैं जो आईएफएस एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। जैसे आपका जनरल स्टडीज़ पोर्शन में, जो जनरल नॉलेज पेपर में, जो आपके किस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो वो अलग होता है। दूसरा, आपका एक पेपर होता है जनरल नॉलेज का, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सिविल सर्विसेज में भी जनरल स्टडीज़ के, वो सब मिला के एक आपका जनरल नॉलेज का पेपर होता है। एक और चीज़ है, जो मीडिएवल इंडिया के कई सारे जो सवाल आईएफएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो वाले पोर्शंस मेंस में जनरली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं पूछे जाते हैं। जो आपका पेपर 1 होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उसमें वो वाले कुछ टॉपिक्स नहीं इंक्लूडेड होते हैं। सिमिलरली आपके जो आर्ट एंड कल्चर के जो काफ़ी टॉपिक्स जो सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, वो उतने आईएफएस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये आपका जनरल स्टडीज़ एग्जामिनेशन से लेकर जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है, उसके बीच में बेसिक डिफरेंस है। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है, उसका पैटर्न भी थोड़ा अलग रहता है आईएएस एग्ज़ाम के पैटर्न से, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न से। और जो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, ये आपके ओवरऑल कट ऑफ में काउंट किया जाता है। ऑप्शनल के भी जो पेपर्स होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, ये पेपर्स 250 मार्क्स के होते हैं, 250 इंटू 2 मतलब 500 नंबर का ये टोटल ऑप्शनल का एक पेपर होता है। आपका जो आईएफएस एग्ज़ाम का एक पेपर होता है, वो 200 मार्क्स का होता है, तो 2 पेपर मिला के 400 मार्क्स का आपका ऑप्शनल का वेटेज रहता है, एक ऑप्शनल का। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। जहाँ तक डिफ़िकल्टी लेवल की बात है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में डिफ़िकल्टी लेवल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हिसाब से वेरी करता है। कुछ ऑप्शनल्स एक्चुअली ऐसे होते हैं जिसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आईएफएस से थोड़ा ज़्यादा होता है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका आईएफएस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने ऑप्शनल के बारे में बात करना चाहूँ, मेरे ऑप्शनल थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री। इसमें से मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक कॉमन ऑप्शनल था जो मैंने सिविल सर्विसेज में भी लिया था और फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में भी लिया था। तो फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस का लेवल था
वो सिविल सर्विसेज से थोड़ा मुझे मुश्किल लगा था और पेपर भी मुझे थोड़ा लेंदी लगा था। लेकिन मुझे लगता है ये बात जो है हर ऑप्शनल के हिसाब से वेरी करती है और आपको इस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपनी तैयारी अपने हिसाब से करते रहना चाहिए। एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या IFS एग्ज़ाम और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक साथ की जा सकती है या नहीं? तो आप दोनों की प्रिपरेशन बिल्कुल एक साथ कर सकते हैं। इस साल जैसे आपका मेंस जो है वो अक्टूबर बिगिनिंग में शुरू हो रहा है, अक्टूबर महीने में है, और आपका जो फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस है वो आपका दिसंबर में है। तो आपके पास बीच में 2 महीने का गैप रहता है। कुछ प्रिपरेशन ऐसी है जो कॉमन प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज और IFS में। जो आपका जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन है वो लार्जली कॉमन प्रिपरेशन रहेगा। आप जिस तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं उसी तरह से आप बिल्कुल करते रहिए अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसमें आपका डिफरेंस सिर्फ यही आएगा कि कुछ टॉपिक्स जो IFS एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को आप, जो आपके पास 2 महीने बचते हैं मेंस के बाद में, उन टॉपिक्स को आप 2 महीने बाद कवर कर सकते हैं सिविल सर्विसेज मेंस के बाद। और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या तो आप प्रीलिम्स के पहले, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पहले कोशिश कीजिए कि आपके दोनों ऑप्शनल IFS एग्ज़ाम के जो दोनों ऑप्शनल हैं वो आपके बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आपके पास प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए लगभग 1 से 2 महीना रहे, बेस्ड ऑन जितना भी आपका कंफर्ट लेवल है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की तरफ। और उसके बाद जो आपका प्रीलिम्स के बाद से लेके सिविल सर्विसेज तक का जो टाइम है, सिविल सर्विसेज मेंस तक का जो टाइम है, वो आप बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से सिविल सर्विसेज मेंस के लिए, मेंस की तैयारी में लगा सकते हैं। और उस सिविल सर्विसेज मेंस के बाद का जो टाइम है वो आप IFS एग्ज़ाम की तैयारी में लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अपना एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने जो मेरा 2 ऑप्शनल थे, फॉरेस्ट्री और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें से जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था उसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर ली थी, क्योंकि वो मेरा सिविल सर्विसेज में भी मेरा वही ऑप्शनल था। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेंस तक मैंने IFS की कोई स्पेशल प्रिपरेशन एज सच नहीं की थी। जनरल स्टडीज़ मेरा साथ में ही तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने जनरल स्टडीज़ सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर किया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मेरा एक ऑप्शनल था वो मेरा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ ही प्रिपेयर हो गया था। और जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल था उसकी प्रिपरेशन पर्सनली मैंने सिविल सर्विसेज मेंस के बाद ही चालू की थी। मेरे पास जो वो 1 महीना था, उस 1 महीने में मैंने फॉरेस्ट्री जो मेरा दूसरा ऑप्शनल था उस पर काफ़ी फोकस किया था, और मेंस जो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो दूसरा ऑप्शनल था उस पर काफ़ी कम फोकस किया था और उसको लार्जली रिवाइज ही किया था और क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस किए थे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से रिलेटेड। जो जनरल स्टडीज़ का और इंग्लिश का जो पेपर था उसकी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी सिविल सर्विसेज मेंस के बाद में। इंग्लिश के जितने भी पेपर थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो सॉल्व कर लेने चाहिए, वो मैंने सॉल्व किए थे। उस बारे में भी हम तसल्ली से बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश पेपर के बारे में कोई स्पेशल प्रिपरेशन अगर की जानी चाहिए तो कैसे की जानी चाहिए। इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे, अगर आप इस तरह से प्लान करेंगे अपना प्रिपरेशन, ताकि जो कॉमन पेपर्स हैं आपके, जो कॉमन पोर्शंस हैं, वो आपके सिविल सर्विसेज के साथ ही प्रिपेयर हो जाएं, और आपको जितना भी स्पेशल प्रिपरेशन अगर करना है IFS से रिलेटेड या जो ऑप्शनल से रिलेटेड है वो आप सिविल सर्विसेज के बाद में मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आप दोनों एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ IFS एग्ज़ाम के सिलेबस और जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की जानी चाहिए। जो हमारा IFS का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उसका जो सिलेबस है, जनरल इंग्लिश के सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो UPSC says that candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workman-like use of works. Passages will usually be set for summary और प्रेसी। तो एक एक करके जो एक ऐसे, इसमें आपको इंग्लिश के पेपर में एक ऐसे लिखना होता है। इसके अलावा एक पोर्शन रहता है ग्रामर पे, एक पोर्शन रहता है समरी या प्रेसी राइटिंग पे, और एक पोर्शन रहता है आपका कॉम्प्रिहेंशन पे, और एक लेटर या नोटिस वगैरह आपको कुछ लिखना होता है, लेटर टू द एडिटर या सम नोटिस एडवर्टाइजमेंट या इस तरह से कुछ लिखना होता है आपको एक। तो ये एक फॉर्मल लेटर बेसिकली होता है। इस एग्जामिनेशन का जनरल इंग्लिश का जो प्रिपरेशन है, अगर आपका इंग्लिश में कंफर्ट लेवल जैसा भी है, बेस्ड ऑन दैट आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्ट लेवल अच्छा है, आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है, तो आप इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने के बजाय
अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने जैसे पिछले 6 साल के जो पेपर्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, ताकि एग्जामिनेशन से पहले एक तो थोड़ा कंफर्ट लेवल हो जाए, दूसरा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर कोई मिस्टेक्स आ रही हैं तो वो मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकें। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रफ ड्राफ्ट बना के प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे आप 1/3 या 300 से कम शब्दों में आप अपना प्रेसी कंप्लीट कर सकें, आप जो समरी है वो कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आप अलग से प्रैक्टिस करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में, उनको कोशिश कीजिए अपनी खुद की लैंग्वेज में बिना शब्द उठाए, बिना आप सेंटेंस लिफ्ट किए कॉम्प्रिहेंशन से आप उनको आंसर करें। ये एक डाउट सबके मन में रहता है कि कॉम्प्रिहेंशन के जो सवाल हैं, कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हैं उसमें आंसर कैसे किया जाए। क्या जो सवाल हैं अगर वैसे ही क्या हम वर्बैटिम उसे रिपीट कर सकें, लाइंस को रिप्रोड्यूस कर सकें या नहीं। तो आप उनको अपनी ही लैंग्वेज में, लेकिन इन एज शॉर्ट एज पॉसिबल और एज एक्यूरेट एज पॉसिबल लिखने की कोशिश कीजिए। इससे ही आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक होता है। इसके अलावा जो एक नोटिस या जो लेटर रहता है, उसके लिए आप एक फॉर्मल लेटर या फॉर्मल नोटिस का जो पैटर्न रहता है, जो सिंटैक्स रहता है, जो फॉर्मेट रहता है, वो एक बार इंटरनेट से देख लें और उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आखिरी पोर्शन जो रहता है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का, वो रहता है आपका ग्रामर वाला पोर्शन। उसके लिए आप या तो एक बेसिक ग्रामर की बुक्स देख लें और रूल्स वगैरह जो रहते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो रिवाइज कर लें। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं जो ग्रामर से रिलेटेड, उनको आप एक बार प्रैक्टिस करके सॉल्व करके करने की कोशिश कर लीजिए। और जहाँ कहीं अटकें वहाँ पे आप जनरल ग्रामर की बुक्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस तरह से आपने सॉल्व किया है वो सही है या गलत। इसीलिए मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को प्लीज़ नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि इसमें भी मार्क्स काफ़ी वेरी होते हैं। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो कम एफर्ट में उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, लेकिन आप एक रिस्पेक्टेबल, एक डिसेंट मार्क्स लेवल तक पहुँच सकते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल नॉलेज पेपर की या जनरल स्टडीज़ पेपर की। तो मैं एक बार आपको फॉरेस्ट सर्विस में जो यूपीएससी ने जो सिलेबस बताया है, एक बार वो पढ़ के बता देना चाह रहा हूँ। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Indian polity, including political system and the Constitution of India, history of India and geography of a nature of which the candidate should be able to answer without any special study. अभी तो ये जो सिलेबस है, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ एक डिटेल्ड सिलेबस या बुक लिस्ट के उसमें, तो पहला पोर्शन जो है वो हिस्ट्री का है, जिसमें एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न तीनों के सवाल पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जो ये वाला पोर्शन है, इसकी प्रिपरेशन आप ऐसे कर सकते हैं। जो एंशिएंट और मीडिएवल की जो पुरानी NCERTs हैं, दैट आर अ वेरी गुड सोर्स टू प्रिपेयर फ्रॉम। ऑल्सो जो आपका तमिलनाडु बोर्ड की जो NCERTs हैं, जो आपको फ्रीली नेट पे भी, इंटरनेट पे भी अवेलेबल मिल जाएंगी, उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। एंशिएंट और मीडिएवल के लिए आपके ये सोर्स रहेंगे। मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा की जो पुरानी NCERT है, और जो बिपिन चंद्रा की या फिर जो स्पेक्ट्रम की एक जो किताब आती है मॉडर्न इंडिया की, मैंने ये किताबें फॉलो की थी। जो ये हो गया एंशिएंट की जो हिस्ट्री वाले पोर्शन की जो बात है। इसके बाद एक पोर्शन है पॉलिटी का, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसके लिए जो हम लक्ष्मीकांत बुक फॉलो करते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, और आपको स्टैटिक पोर्शन के लिए और कोई किताब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायनेमिक पोर्शन के लिए या करंट इवेंट्स के लिए आप जो कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ के, डेली न्यूज़पेपर पढ़ के खुद के नोट्स बना रहे हैं तो आप वो रिवाइज़ कर लीजिए, या अगर आप कोई कंपाइलेशन रेफ़र कर रहे हैं, जैसे मेंस 365 या फिर जो मंथली कंपाइलेशंस होते हैं वो आप रेफ़र कर रहे हैं तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप, उसके हेल्प से आप तैयारी की जा सकती है इसकी। सिमिलरली जो इकोनॉमी का जो पोर्शन है, इकोनॉमी के पोर्शन के लिए जो 11th की जो NCERT है, 11th की NCERT और 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT है, स्टैटिक पोर्शन के लिए वो बहुत अच्छा सोर्स है।
इसके अलावा मृणाल सर के जो वीडियोज़ हैं इकोनॉमी के, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको अपनी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करनी है। इसके अलावा जो करंट या डायनेमिक टॉपिक्स हैं वो सेम जिस तरह से हमने पॉलिटी के बारे में बात की, यहाँ पे भी करंट इवेंट्स को या तो आप कंपाइलेशंस या फिर खुद के नोट्स आप जैसे भी प्रिपेयर करना चाहें वैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और उसके नोट्स अगर आप एक ऑनलाइन फॉर्मेट में वन नोट या एवरनोट वगैरह यूज़ करके अगर आप बना सकें तो वो आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा जो मंथली कंपाइलेशंस होते हैं उनसे आप अपने नोट्स के गैप फिल कर सकते हैं। इस तरह से आपका जितना भी डायनामिक पोर्शन है, करंट इवेंट्स वाला पोर्शन है, वो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो जिस तरह से आपने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किए हैं आप उसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, और आईएफएस के लिए कोई अलग से ऐसे कोई पोर्शंस नहीं हैं जो आपको सिविल सर्विसेज मेंस के अलावा आपको तैयार करने पड़ें। बुक लिस्ट वही रहेगी बेसिक। इसके अलावा अगर आप योजना मैगजीन फॉलो करते हैं तो योजना एक बहुत अच्छा सोर्स है जो आप मंथली फॉलो कर सकते हैं और जिससे आपको एक बहुत ही ओवरऑल और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हर टॉपिक पे मिल सकती है। ज्योग्राफी वाले जो पोर्शंस हैं वो आप 6th to 12th की जो NCERTs हैं उनसे काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पोर्शंस हैं फिजिकल ज्योग्राफी के जो GC लियोंग बुक में काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, आप वो रेफ़र कर सकते हैं अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। मैंने लार्जली 11th और 12th की NCERT ही रेफ़र की थी और 6th to 10th की NCERT के अलावा, और जहाँ जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम आई थी या तो मैंने इंटरनेट की हेल्प ली थी या GC लियोंग बुक रेफ़र की थी। इसके अलावा राज तनिल मैम के वीडियोज़ हैं मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स हैं ज्योग्राफी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन उसमें वही है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास टाइम कितना बचा है। तो जो बेसिक सोर्स था जो मैंने आपको बता दिया 11th-12th की NCERT और 6th to 12th की जो NCERT, 6th to 10th की NCERT, उसके अलावा अगर आपको टाइम लगे या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप GC लियोंग और राज तनिल मैम के वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट वाला जो पोर्शन है उसका जो स्टैटिक पार्ट होता है, जो बेसिक्स हैं इन्वायरमेंट के, इकोलॉजी के, ये वाले जो पोर्शंस होते हैं, ये 12th क्लास की जो NCERT है बायोलॉजी की, उसके जो इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स हैं वो आप उसमें से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा शंकर IAS की जो इन्वायरमेंट की जो किताब आती है, एक वो किताब भी आप रेफ़र कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। या तो आप उस किताब की कर्सरी रीडिंग दे सकते हैं। पर्सनली जो 12th की जो NCERT थी बायोलॉजी की, वो मुझे वो सफिशिएंट लगी और काफ़ी कंसाइज लगी। कुछ टॉपिक्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जैसे अगर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में और पढ़ने का आपको लग रहा है कि आपको उतना क्लैरिटी नहीं है, तो आप वो सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं शंकर IAS के किताब का। मैं आपको कवर टू कवर रीडिंग एडवाइस नहीं करूँगा उस किताब की, आप उसको रेफ़र कर लीजिए जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये हो गया आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन। आखिरी पोर्शन आता है जनरल नॉलेज के पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें लार्जली करंट इवेंट्स से रिलेटेड या कंटेम्प्रेरी साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। जो कंटेम्प्रेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वाले जो टॉपिक्स हैं उनके प्रिपरेशन के लिए आप जो आपका न्यूज़पेपर है वो बेस्ट सोर्स है, और आपको थोड़े पेरिफेरल टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पेरिफेरल इन द सेंस कि अगर किसी भी नई टेक्नोलॉजी का या किसी भी नए साइंस से रिलेटेड टर्म का आप न्यूज़पेपर में कोई रेफरेंस पाते हैं तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा विकीपीडिया से ही पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, उतना मोर देन सफिशिएंट रहता है। इस तरह से आप अपने या तो खुद के नोट्स बना लीजिए, ये आपके जो कंपाइलेशंस हैं उनको आप उसमें ये जितने भी आपके नोट्स हैं उनको ऐड कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। ये हो गया जनरल नॉलेज और इंग्लिश के प्रिपरेशन की बात। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ कैसे किया जाए और उनको प्रिपेयर कैसे किया जाए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की जहाँ तक बात आती है, तो अगर आपका कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जो आपका बैकग्राउंड है और जो आप सिविल सर्विसेज में भी ले रहे हैं, तो वो तो एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस हो जाती है। जैसे मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, मेरा सिविल सर्विसेज में भी एक ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, इसीलिए एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल तो मेरे लिए ऑब्वियस चॉइस हो गई। इस तरह से आप भी अगर आप सिविल सर्विसेज में अगर आपका कोई ऑप्शनल है जो IFS में भी वो ऑप्शनल है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी और जियोलॉजी, इस तरह के भी जो ऑप्शनल्स हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के अलावा, साइंस में भी जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री जो ऑप्शनल्स हैं या मैथमेटिक्स के जो आपके ऑप्शनल्स हैं, ये आप ले सकते हैं अपने IFS एग्ज़ाम में। जो डिफरेंसेस हैं, जो IFS एग्ज़ाम में
और जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो सिलेबस में जो डिफरेंस है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ऑप्शनल का आपको अलग तरह से जो जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपका दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी चॉइस के लिए आप काफ़ी सारे ऑप्शनल्स कंसीडर कर सकते हैं। मैंने जो ऑप्शन लिया था वो फॉरेस्ट्री लिया था, और फॉरेस्ट्री चूज़ करने का मेरा रैशनल ये था कि जो सिलेबस था वो मुझे काफ़ी ओवरलैपिंग लगा था जनरल स्टडीज़ के एनवायरनमेंट पोर्शन से। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने या तो ऑलरेडी पढ़ रखी थी या मुझे उनके बारे में कुछ नॉलेज थी। और आईएफएस का और फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस था वो भी मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा, और ऐसा लगा कि जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और जो मुझे लगा कि मैं आगे भी पढ़ना चाहूँगा। इसीलिए मैंने फॉरेस्ट्री ऑप्शनल चूज़ किया था। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की जो बुक है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस टेक्स्ट बुक जो काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, मणिकंदन सर की जो किताब है वो मैंने भी फॉलो की थी। और ऋषभ गुप्ता सर का जो 2013 में जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, उन्होंने भी एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, जो काफ़ी हेल्पफुल मुझे लगा था। इसीलिए मैंने फॉरेस्ट्री को चूज़ किया था। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शनल हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल्स को चूज़ करने का इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है बेसिस ये रहना चाहिए कि आप एक बार सिलेबस देख लीजिए और एक बार आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। इसके अलावा इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कंफर्ट लेवल या आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में है भी कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, या आपको लग रहा है कि आप ये कवर कर सकते हैं जितना भी सिलेबस है या जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको वो ऑप्शन लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए एक क्राइटेरिया रहता है कि इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको अगर कोचिंग लेने की आवश्यकता लग रही है, तो अगर आप कोचिंग आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हैं उसमें आपको अगर कोचिंग अवेलेबल है कि नहीं। अगर कोचिंग आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अवेलेबल है और आप अवेल करना चाहते हैं, तो ये भी शायद एक क्राइटेरिया हो सकता है। पर्सनली मैंने कोचिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई भी नहीं ली थी आईएफएस एग्ज़ाम के लिए। फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स किया था, और उस क्रैश कोर्स के ज़रिए मैंने 10 दिन में कुछ क्लासेस थी जिनके थ्रू मैंने सिलेबस कवर करने की कोशिश की थी, और बाकी वो लार्जली सेल्फ स्टडी ही रहा था। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में एक जो चीज़ बहुत हेल्प करती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था उसके मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की थी, और एक एस्पिरेंट्स का अपने ही साथ के जो लोग तैयारी कर रहे थे उनका एक ग्रुप बना लिया था। हम 3-4 कुछ लोग थे जो साथ में तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट उसमें से श्रीनिवास भी थे जिनको आईएफएस एग्ज़ाम में 28 रैंक मिली है। तो हम लोग साथ में तैयारी किया करते थे, और ऑप्शनल के जो हम पेपर सॉल्व करते थे हम एक दूसरे के आंसर्स मैच करने की कोशिश करते थे, ताकि हम कंफर्म हो सकें कि जो हमने सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री का जो पेपर था उसमें चैप्टर एंड में, मणिकंदन जो बुक है उसमें हर चैप्टर के एंड में पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल दिए हुए थे। उन सवालों को मैंने लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, और जहाँ जहाँ पे मैं लिख नहीं पाया था टाइम के कंस्ट्रेंट के हिसाब से, वो मैंने एक रफ ड्राफ्ट बना लिया था, और जिसको रिवाइज़ करने से मुझे काफ़ी हेल्प मिला था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। एक बार 2 बार एटलीस्ट आप थ्योरी पढ़ लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और एटलीस्ट उसके 2 रिवीजन अगर हो जाएं तो आप काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में आ सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे इस एग्ज़ाम के लिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। मेरी इस एग्ज़ाम में ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं जितने भी पेपर्स हैं 6 के 6 पेपर्स को मैं कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर सकूँ। इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ में ही मैंने अपना जनरल नॉलेज वाला पेपर प्रिपेयर कर लिया था, जनरल स्टडीज़ वाला, और जो पोर्शंस रह गए थे, जो कुछ पोर्शंस सिविल सर्विसेज में उतने नहीं पूछे जाते हैं, वो मैंने जो महीना एक था आफ्टर सिविल सर्विसेज मेंस उसमें प्रिपेयर करने की कोशिश की थी, और उतना टाइम सफिशिएंट रहता है कि आप उसको प्रिपेयर कर सकें। साथ ही साथ अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें, एटलीस्ट 2-3 सालों के जो पेपर्स हैं, जनरल नॉलेज के जो पेपर्स हैं आईएफएस एग्ज़ाम के, अगर आप उनको एक बार सॉल्व कर सकें, जैसे 2000 आपके लिए अगर आप 2019 में एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो 2016, 17, 18 के जो पेपर्स हैं मेंस के, अगर आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर सकें तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको आंसर लिखना है, किस तरह से आपको आंसर्स फॉर्मुलेट करने हैं।
साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का भी एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपके जितने क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को भी मैं यही आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि हर दिन एटलीस्ट आधा पौन घंटा आप उसको दीजिए और ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, पिछले 10-15 सालों में जितने भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, ग्रामर वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार सारे के सारे कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट हो जाएं और कुछ क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से के ग्रामर के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एक तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं, ये आपको खुद से सेल्फ एसेस करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप गलतियाँ कर रहे हैं तो अगर आपको उस पर्टिकुलर ग्रामर का थ्योरी पढ़ना है तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए, और बाकी भी आप कोई स्टैंडर्ड ग्रामर बुक से, रेन एंड मार्टिन वगैरह से या इंटरनेट के सोर्सेज से आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल्स पे इस एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो ऑप्शनल्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी, क्योंकि मेरा एक ऑप्शनल लार्जली प्रिपेयर्ड था तो मैंने दूसरे ऑप्शनल पे काफ़ी फोकस किया था जो कि फॉरेस्ट्री था, और इसीलिए मैंने एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे एक कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ गया था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिवाइज़ करूं या फॉरेस्ट्री और पढ़ूं और उसको फिर बाद में रिवाइज़ करूं। तो मैंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे फोकस कम किया था क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, और फॉरेस्ट्री पे मैंने फोकस ज़्यादा किया था और एक्सेसिव टाइम मैंने फॉरेस्ट्री को दिया था ताकि मैं फॉरेस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकूँ। और इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी कुछ हद तक कारगर भी हुई मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो फॉरेस्ट्री में मार्क्स हैं मेंस में, वो मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर से 20 नंबर ज़्यादा हैं, जबकि वो सब्जेक्ट मेरे लार्जली नया था। तो आप देख लीजिए आपको क्या सूट करता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सूट करता है। लेकिन एक जो चीज़ मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा वो ये है कि सारे सब्जेक्ट्स को कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कीजिए और किसी एक सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आप उसमें एक एज जो है या एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें और आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिल सकें। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है तो जनरल नॉलेज और इंग्लिश के लिए रिसोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए हैं। ऑप्शनल के लिए जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रहती हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए जो मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स थे उनके जो अलग अलग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स थी मैंने वो फॉलो की थी और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो फॉरेस्ट्री का पेपर था उसके लिए मैंने 2 सोर्सेज पे लार्जली फोकस किया था। वो था, एक थे मणिकंदन जो बुक है, उस बुक को मैंने एटलीस्ट 2 बार पढ़ा था और उसके साथ साथ उसको एक बार रिवाइज़ किया था और एक बार एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ किया था। इसके अलावा ऋषभ गुप्ता सर ने पूरे जो सिलेबस है एग्ज़ाम का उसको माइंड मैप्स के फॉर्म में कंडेंस किया है और नोट्स बनाए हैं। वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा था। और मणिकंदन में जहाँ पे भी मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस किताब में ऐसा पॉसिबल है कि आपको ट्रैक छूट जाएगा कि आप किस बारे में बात अभी हो रही है और किस बारे में बात इमीडिएटली उसके बाद में हो रही है, और चीज़ें कुछ काफ़ी ज़्यादा रिलेट नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए जो सर का जो ब्लॉग था उस पर जो सर के नोट्स थे उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। इसके अलावा एक नेपाली इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट्री का, उनके कुछ PDFs ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो सिल्वीकल्चर मैनेजमेंट, सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स और मेंसुरेशन के जो टॉपिक्स हैं जो लार्जली लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं और जो समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, इन सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन PDFs अवेलेबल हैं। आप उन PDFs को डेफिनेटली रेफ़र कीजिए उससे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। इसके अलावा इंटरनेट का काफ़ी जुडिशियस यूज़ किया जाना चाहिए इस पेपर को समझने के लिए, क्योंकि ये पेपर लार्जली लोगों के लिए अलग रहता है। तो अगर आप इंटरनेट पे अगर आप गूगल सर्च करेंगे और अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ जर्मन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं। इनफैक्ट इंडिया का भी जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है और कुछ सिल्वीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाते हैं, उनकी भी वेबसाइट्स पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत आ रही है। कोचिंग का एज सच कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इस तरह से खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कोचिंग में भी रेफ़र कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये डिनाई नहीं करूँगा कि कोचिंग में ऑप्शनल सब्जेक्ट से हेल्प नहीं मिलती है। ऑप्शनल्स के लिए कोचिंग में अगर आप ठीक से देखें कि अगर आपको लग रहा है कि कोचिंग में ठीक से पढ़ाया जा रहा है तो आपको कुछ हेल्प तो मिल सकती ही है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी सारा ग्राउंड कवर कर सकते हैं और आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं ऑलरेडी एग्जाम में। इन सब के अलावा ऑप्शनल में स्पेशली फॉरेस्ट्री में इलस्ट्रेशंस का और आंसर राइटिंग का बहुत हेल्प रहता है। आप किस तरह से अपने आप को आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इलस्ट्रेशंस बना के, उससे
काफ़ी क्लैरिटी दिखाई देती है आपकी प्रिपरेशन में, और मुझे लगता है मार्क्स उस हिसाब से काफ़ी रिवॉर्ड किए जाते होंगे। ये एक हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में हमने बात की है। जो फॉरेस्ट सर्विस का जो डैप था, जिसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, जो मेंस एग्जामिनेशन के पहले भरवाया जाता है, जिसके बेसिस पे हमारा इंटरव्यू होता है, उसको काफ़ी केयरफुली भरना चाहिए। एक तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं डैप में, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो डैप का जो डेडलाइन है, आप उसके पहले से ही भरना चालू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई गलती ना हो आपके डैप भरने में। इसके अलावा एक सेक्शन रहता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ का। इसमें आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, आप उनको ऑनेस्टली लिखिए और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हॉबीज़ के सेक्शन में, तो वो आपके लिए इंटरव्यू में बहुत अगेंस्ट जा सकता है। हॉबीज़ पूछने का जो आइडिया रहता है वो ये रहता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या चीज़ करना आपको पसंद है, और इससे पता चलता है कि आप अगर आपसे उसी चीज़ के बारे में वो सवाल पूछे जाएँ और अगर आप वही सवाल नहीं बता पाएँ, तो ये आपके अगेंस्ट बहुत ही गलत रिफ्लेक्शन आता है। क्योंकि आप जो चीज़ आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, और अगर आप उन्हीं चीज़ों के बारे में अच्छे से नहीं बता पाएँ, तो फिर ये काफ़ी गलत हो जाता है। इसके अलावा आपका जो बैकग्राउंड रहता है, आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, अपनी हॉबीज़, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अपना जॉब का जो डिटेल्स है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल डिटेल्स हैं, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑनेस्टली आपकी जो भी हॉबी रहती हैं, आप वो हॉबी फिल कर सकते हैं। और मेरे केस में मेरी हॉबीज़ हैं हिंदी एंड उर्दू पोइट्री पढ़ना, और इसके अलावा कुकिंग, जॉगिंग और लिसनिंग टू म्यूज़िक और टीचिंग, ये मेरी हॉबीज़ हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप कोई हॉबी कुकिंग या फिर टीचिंग या फिर आप जॉगिंग, इस तरह की कोई हॉबीज़ मेंशन कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पेसिफिक रखिए, क्योंकि अगर आपने कुकिंग मेंशन किया तो कुकिंग जो है एक बहुत ही ग्लोबल और बहुत ही जनरल हॉबी है। इसी तरह से लिसनिंग टू म्यूज़िक भी एक बहुत ही जनरल हॉबी है। तो अगर आप इसको थोड़ा स्पेसिफिक बना सकें, जैसे अगर आप कह सकें कि अगर आपको एक तरह का म्यूज़िक पसंद है, जैसे अगर आपको ऑल्टरनेटिव रॉक पसंद है या अगर आपको गज़ल सुनना पसंद है, तो आप स्पेसिफिकली वो मेंशन कीजिए कि लिसनिंग टू गज़ल्स या लिसनिंग टू ऑल्टरनेटिव रॉक, ताकि जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े डायरेक्टेड इन नेचर होंगे और आपके खुद के डोमेन से रिलेटेड होंगे ये क्वेश्चन, जिनको आंसर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप एक जनरल हॉबी मेंशन कर रहे हैं, जैसे अगर आपने कुकिंग मेंशन किया, तो कुकिंग से रिलेटेड कई तरह के सवाल हो सकते हैं जो हो सकता है आप आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने मेंशन किया एक पर्टिकुलर तरह का कुजीन, जैसे कुकिंग मुगलई कुजीन, तो वो आपके काफ़ी, क्योंकि अगर वो आपका जाना पहचाना है, अगर आपने वो कुजीन एक्चुअली में आप कुक करते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आंसर करने में। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बेसिकली वो ये है कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, अगर वो स्पेसिफिक हो सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग डिसाइड हो जाता है। आपको प्रिपेयर करने के लिए भी, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी एक आपको बहुत सॉलिड ग्राउंड मिल जाता है कि आपको इस तरह से इस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है। जो डैफ के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो दो तरह के होते हैं। एक तो क्वेश्चंस होते हैं आपके बैकग्राउंड पे, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कौन से स्टेट से हैं, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप किस स्कूल में पढ़े हैं, किस तरह के कॉलेज, कौन से कॉलेज में गए हैं, आपने कौन सी कंपनी में जॉब किया है, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेरे भी एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, उस स्टेट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उस स्टेट की जो फॉरेस्ट्री रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं, उस स्टेट की जो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, उस स्टेट में किस तरह के ट्रीज़ हैं, उस स्टेट में किस तरह का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरह के काम कर रहा है, किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहा है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आप जहाँ जहाँ रहे हैं, जहाँ जहाँ जो जगहें, जो प्लेसेस आपके डैफ में मेंशन्ड हैं, उन सब जगहों को, उन सब एरियाज़ को आप कायदे से प्रिपेयर कर लीजिए इस डायरेक्शन में कि आपसे इंटरव्यू में उन एरियाज़ का और उन जगहों का एक जनरल अवेयरनेस, स्पेशली एक जनरल एनवायरमेंटल अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपके हॉबीज़ वगैरह हैं, एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग उस पर भी रहती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया मेरी हॉबी थी हिंदी और उर्दू पोइट्री पढ़ना, तो मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि मेरे फेवरेट पोइट्स कौन से हैं, मुझे वो पोइट्स फेवरेट अच्छे क्यों लगते हैं, उन पोइट्स का कंपैरिजन कंटेम्प्रेरी पोइट्स के साथ में कैसा है, और क्या मुझे लगता है कि जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं उतने स्ट्रॉन्ग लिटरेरी पीसेज लिख सकते हैं या लिख पा रहे हैं जितने कि जो मेरे फेवरेट पोइट्स थे वो उन्होंने लिखे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि आपके हॉबीज़ के ऊपर काफ़ी पेनिट्रेटिंग सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको अपने हॉबीज़ के ऊपर कायदे से मेंस के बाद प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ में जो लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनके साथ आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इन लाइंस पे मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में डिसिप्लिन और फोकस की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपके काफ़ी सारे पेपर्स आपको कवर करने हैं, इसीलिए आपको खुद से एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से तैयारी करनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि डिसिप्लिन वेज आउंसेस एंड रिग्रेट वेज टन्स। तो आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में खुद से आपके हिसाब से जो आपको सूट करता है, जिस तरह का रूटीन है वो रूटीन फॉलो करना चाहिए। मेरा रूटीन ऐसा था लार्जली कि मैं रात में पढ़ाई करता था, तो और मैं सुबह लगभग 8-9 बजे तक उठता था। तो सुबह उठने में मुझे थोड़ा लेट हो जाता था, लेकिन रात को मैं कोशिश करता था कि मैं स्ट्रेच कर सकूं, और बाकी पूरे दिन में मैं लीजर के लिए दौड़ने जाया करता था और कभी कभी वॉकिंग पे चला जाता था। आपको भी जो आपकी हॉबी है, जो भी आपको करना पसंद है, प्लीज़ वो ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने आप को थोड़ा डी स्ट्रेस करने के लिए और थोड़ा अनवाइंड करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन बहुत लंबा है। आपको एक फोकस्ड और कंसिस्टेंट तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लगातार 15-15, 16-16 घंटे काफ़ी दिनों तक, एक हफ्ते तक पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप बर्नआउट हो जा रहे हैं और आप उसके बाद तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा जो अप्रोच था वो ये था कि एक कंसिस्टेंट स्टेडी अप्रोच था, और कुछ दिन ऐसे भी थे, एक दिन बीच में कभी हो सकता है ऐसा भी रहा होगा जब मेरा पढ़ने में बहुत मन नहीं लग रहा था या मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा था। तो उन दिनों में मैं या तो लाइट सब्जेक्ट्स कुछ पढ़ लिया करता था, या एक ऑफ ले लिया करता था, या कुछ टेस्ट लिख लिया करता था, या फिर वॉक पे चला जाता था या दौड़ने चला जाता था। तो आप इस तरह से अपना एक रूटीन बना के रखिए, और आप इस तरह से नहीं सोचिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। आप जब भी दिन में सुबह उठते हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और इन सब्जेक्ट्स के इतने पोर्शंस आपको कवर करने हैं। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप एक डेली टाइम टेबल, एक डेली शेड्यूल फॉलो कीजिए, एक वीकली शेड्यूल फॉलो कीजिए, एक मंथली शेड्यूल फॉलो कीजिए। तो आपको पता रहना चाहिए कि इतने महीनों में मुझे ये टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, इस हफ्ते में मैं इस टॉपिक्स का इतना पोर्शन कवर कर लूँगा, और हर दिन के बेसिस पे मुझे इतना जो पोर्शन है वो कवर करना है, और अपना रूटीन आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। भारतीय वन सेवा या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसका जो मेन मैंडेट है, इसका जो मेन पर्पज़ है, वो हमारे देश की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कोशिश करती है एक जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली फॉरेस्ट, उनका एक सस्टेनेबल बेसिस पे उसका यूसेज या उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके और साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जा सके फॉरेस्ट का। इसके साथ साथ आपको एज अ पार्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में काम करने का मौका मिलता है। जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन, उनके बेनिफिट, उनके वेलफेयर के लिए काम करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो ये सर्विस है, जो डोमेन है इस सर्विस का, दिस इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो सर्विस है वो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पावर्स होती हैं व्हेनेवर वी आर पोस्टेड इन द फील्ड। इस तरह से अगर देखा जाए तो देश के इन्वायरमेंटल और देश के इकोलॉजिकल बैलेंस में, और हमारे देश का जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, उसमें ये सर्विस एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। और इसीलिए इस सर्विस से जुड़े होना, इस सर्विस में सेलेक्ट होना या इस सर्विस के लिए काम करना एक बहुत ही ऑनर और एक बहुत ही प्राइड की बात है। और आप एक्चुअली में अपने देश के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक टैंजिबल योगदान, एक टैंजिबल कंट्रीब्यूशन, एक बहुत ही विजिबल इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एरियाज़ में रहती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी आप काफ़ी काम कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन और पोल्यूशन आज की डेट में एक बहुत बड़ा डेंजर है, एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए। इस सर्विस से जुड़े होकर आप इन एरियाज़ में काफ़ी विजिबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और आप एक बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हैं उन लोगों के जीवन में जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कम्युनिटी में, या जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ जो लोग रहते हैं।
और ये जो लोग हैं ये काफ़ी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं और इनके वेलफेयर और इनके बेनिफिट के लिए आप काफ़ी काम कर सकते हैं। इस लिहाज से ये सर्विस इस सर्विस में चुना जाना या इस सर्विस में काम करना एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, अपने आसपास के जो लोग हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो समाज है, उनके लिए एक अच्छा काम करने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है। लोग जो हैं तैयारी 1 साल पहले लगभग चालू करना शुरू करते हैं और आपका एग्ज़ाम ही 1 साल तक चलता है। बस इसमें बात यही है कि आपको डटे रहना है और आपको हार नहीं माननी है कभी, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन ऐसा है कि आपको कई बार उतार चढ़ाव का मौका का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमसे शायद ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस तरह की नेगेटिव एटीट्यूड से बिल्कुल दूर रहिए और ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की कि आप एक बहुत ही सेल्फ क्रिटिकल अपने आप को एक बहुत ही डिसिप्लिन और फोकस तरीके से वाले रूटीन से गुजारिए और कड़ी मेहनत कीजिए और एक फोकस और एक प्लान्ड तरीके से इस एग्ज़ाम को अगर आप अप्रोच करेंगे तो इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आज मैं आपके सामने बैठा ये बात कर रहा हूँ तो आप भी कल यहाँ बैठ के यही बात दोबारा रिपीट कर सकते हैं किसी और के लिए, क्योंकि मैंने वही किया है जो काफ़ी सारे लोग करते हैं, बस उसी को एक बहुत ही फोकस्ड और एक डेडिकेटेड तरीके से करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम की तैयारी में एक डेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। एक डेस्पिरेशन इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एक डेस्पिरेशन इस एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए और जीवन में थोड़ा हार्डवर्क और एक कड़ी मेहनत और एक फोकस्ड अप्रोच से तैयारी करने में। और अगर आप ये सब करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।